नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, आप जो है सहकारी बैंक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वहाँ तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आए कैसे? देखिए, बहुत पुरानी बात है 1989 की। जब चुनाव होते थे तो पोलिंग के दिन मोहल्ले में चौक में खड़े होकर लोग नज़ारा देखते थे, और वैसे ही बैठ के हम लोग भी नज़ारा देख रहे थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने काफ़ी संघर्ष की बात थी, और एक कार्यकर्ता हमारे टेबल लेके बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस बड़े हुजूम के साथ थी। तो उसमें कुछ ऐसे अन्य समाज के, या मैं बोलूँ अल्पसंख्यक, किसी ने आके उनकी टेबल में लात मारा, उनको गिरा दिया। वो थोड़ा बुजुर्ग थे तो मन में अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको बिठाला तो मेरे को बोले, तू जानता नहीं, ये भाजपा ही है, आज अकेला है, कल 10 बैठेगी। मैंने कोई भी है तो मोहल्ले का भैया, भाजपा कांग्रेस क्यों गिरा दिया? तो बोले ठीक है, फिर चला गया, फिर डबल आगे गिरा दिया। मैंने फिर उनको उठाया, उनकी टेबल उठाई, कुर्सी उठाई। मतलब तेरे घर के सामने इनका टेबल लगेगा, गिरा के बताना। वो मेरा पहला दिन था भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसा लगा कि अपनी राजनीतिक ताकत की धौंस से आप किसी को, मोहल्ले के बुजुर्ग का भी सम्मान नहीं कर रहे हो, उसको गिरा रहे हो। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि ये एक सज्जन व्यक्ति है जो गिराने के बाद भी अपनी पार्टी का झंडा लेकर बैठे हैं और डरे नहीं, भगे नहीं। निश्चित रूप से अन्यायियों और अत्याचारियों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कोई पार्टी उठाएगी, और मैं बस उस दिन से जुड़ गया। कॉलेज के समय में क्या आप राजनीति में रुचि रखते थे? हाँ, कॉलेज में मैं CR का इलेक्शन लड़ा था। हाँ। और एक वोट जो अमान्य हो गया था उससे हार गया था। अच्छा। हाँ, किसी ने केदारनाथ शर्मा लिख दिया था। जी, तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? मुझे ऐसा लगता था कि हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद की जो छाप है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी में दिखती है। हम अमूमन अगर बात करें तो वो जो तुष्टीकरण है वो स्पष्ट दिखता था। वो खेल के मैदान में अगर हम वो डबरी स्कूल में खेलते थे, नया पारा रायपुर में जन्म हुआ, डबरी स्कूल, उर्दू स्कूल उसके पास, तो ऐसा महसूस होता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के लिए समुदाय विशेष का उपयोग करती है, और इससे राष्ट्र को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, भाईचारे को नुकसान होता है। एक बड़ी दरार सी दिखने लगती है वो राजनीतिक लाभ के कारण। और भारतीय जनता पार्टी देखते है कि राष्ट्र की बात करना, समूचे अखंड भारत की बात करना, उस समय भी ये अखंड भारत सुनते थे तो मन में ऐसा लगता था कि नहीं, ये पार्टी जरूर भारत के भविष्य का निर्माण करेगी। उसके बाद कुछ वर्षों बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीवनी पढ़ने मिला। अच्छा। तो जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ा कि वो आज़ाद भारत के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और जब बात ये आई कि मुसलमानों की हम इस देश में सुरक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने नेहरू जी को कहा कि भाई वहाँ सुरक्षा हिंदुओं की करें, हम तो मुसलमान भाइयों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं, आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मैं इसे नहीं स्वीकार करता। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। बोले आप समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे मंत्रिमंडल में मैं रह के करूंगा क्या जो अपने देश के समझौते का पालन। तो उन्होंने त्याग दे दिया। कितना बड़ा त्याग! वो पहला मंत्रिमंडल, उससे त्याग देकर और अखंड भारत के कश्मीर में परमिट तोड़ने के लिए निकल पड़े। हाँ। वो उनको पड़ा फिर पंडित दीनदयाल, वहां उन्हें गिरफ्तार किया, उनकी हत्या हो गई। उन्होंने देश की अखंडता के लिए अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, समाज के अंतिम पंक्ति तक के सारी सुविधाएं पहुंचना चाहिए, वही दरिद्र नारायण ही हमारे भगवान है। ये सेवा का भाव राजनीति में कहाँ मिलता है? भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का जो सदस्यता का टिकट होता है उसके पीछे ये लिखा, ये दरिद्र नारायण ही हमारे भगवान है, इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये सब पढ़ने के बाद मन में एक जिज्ञासा कि भाई जीवन दे दिया, आज तो जीवन नहीं देना, आज तो काम करना है, उनके सिद्धांतों के अनुरूप चलना है। तो वो मजबूती आती गई उनके जीवनी पढ़ने से। और मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, जनसंघ के पुरोधा हुए, जिन्होंने अपने जान की भी चिंता नहीं की
और जान की निछावर करके देश के बारे में चिंतन किया, गरीबों के बारे में, अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंतन किया। राष्ट्र और अंतिम व्यक्ति, ये राजनीति में इससे बड़ी सुचिता और सिद्धांत कौन सा हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप राजनीति में किनसे बड़े प्रभावित? आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र तो किया ही, लेकिन छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अब राजनीति में जिनके व्यक्तित्व ने आपको बड़ा प्रभावित किया? देखिए, मैं आज भी डिबेट करता हूँ, घर से करता हूँ, तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। और उनके सिद्धांतों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने उनको स्वीकार किया, उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया। और चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे बाद में आप देखें तो डॉक्टर रमन सिंह जी हों, जिन्होंने 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल देकर एक पीडीएस की बड़ी योजना। मुझे याद है कि जब हम लोग राजनीतिक दृष्टि से दौरे कार्यक्रम में जाते थे, चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो चाहे जगदलपुर का, तो मेड़ में बैठा किसान, उसका पीठ और पेट एक लगता था। एक धोती होती थी और कंधे में पंछा होता था, एक इसके अलावा उसके शरीर में कुछ दिखता था तो रिब्स दिखती थी। और ये दुखद एक संयोग, बिल्कुल। तो जंगल के क्षेत्रों में वो कोदो, कुटकी और बच्चे भी उसका वो पानी में मिलाकर, उबाल कर और उसको पीकर जीवन यापन करते हैं। ये सत्य है। ये ऐसा लगता होगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, पर हम लोगों ने देखा है। वो पीडीएस सिस्टम 1-2 रुपये किलो चावल के आने के बाद हर आदमी पर्याप्त भोजन करके और आराम से सोता था। और बड़ी अनेक योजनाएं आई। तो और अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देखें तो 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना, गरीब का घर बिक जाता था अगर मस्तिष्क में कोई बीमारी हो, हार्ट में बीमारी हो। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ की संख्या में, जो मैंने कहता था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंतिम व्यक्ति, आप देखें तो डॉक्टर रमन सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और आज विष्णुदेव साय जी 3100 रुपए के भाव से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। और महतारी वंदन योजना में वो हर महतारी को 1000 रुपए। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो आपका स्वप्न है, क्योंकि जो दायित्व आपके पास है वो सीधे ग्रामीणों को जो है प्रभावित करता है, उनको जोड़ता है। जो सुशासन की हम बात करते हैं, जो अंत्योदय की हम बात करते हैं, जब तक उसमें ग्रामीण व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति शामिल नहीं होंगे तो सहकारिता जो है, सहकार या वो रूप नहीं ले पाएगी। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बड़ा निर्णय लिया। 2021 में सहकारिता मंत्रालय का पहली बार गठन। बिल्कुल। अगर फिर किसी ने सोचा सहकार के बारे में तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि राष्ट्र को नई नई विधाओं से आगे कैसे ले जाएं, इसके बारे में कोई चिंतन मनन करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज सहकार से समृद्धि एक नया नारा है, सहकार से समृद्धि। और मुझे एक बड़ी महती जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं सभी नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, संगठन का बहुत धन्यवाद देता हूं और इसे मैं पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें 345 बैंक की ब्रांचेज हैं, 6 जिला बैंक है और उसके बाद 2056 सोसाइटीज हैं, जहाँ से खाद का वितरण होता है, जहाँ धान की खरीदी होती है। और अभी 532 सोसाइटी अभी तय हुआ है। ये 15 दिन के अंदर 532 सोसाइटी का नेटवर्क और बढ़ जाएगा। तो मतलब नए जुड़ जाएंगे। अच्छा। और उसकी घोषणा भी हो चुकी है, राजपत्र में प्रकाशित भी हो चुका है और हम तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसान भाइयों को धान बेचने में और खाद खरीदने में और ऋण लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। उनके गांव में और ग्राम पंचायत के आसपास ही वो चीज़ की व्यवस्था हो सके। अभी सरकार ने इसको कंप्यूटराइज करने का, माननीय अमित शाह जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सभी सोसाइटीज में कंप्यूटर दिए, एक सॉफ्टवेयर है राष्ट्रीय आधार पर बना। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 1.5 महीने से मैं इस कार्यभार में हूं और लगातार एक ही बात की चिंता कर रहा हूं कि ये कंप्यूटराइज कंप्लीट जल्दी हो। ये 1 साल से चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। हम बहुत ज्यादा ध्यान दे पाए कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, पर 1 महीने से हमने लगातार इस पे ध्यान दिया और बताते हुए मुझे खुशी है कि कंप्यूटराइज पूरे देश में हो रहा है सोसाइटीज का।
हम पहले 5वें नंबर में थे कंप्यूटर को पूर्ण करने में, आज हम तीसरे स्थिति में हैं। बहुत अच्छा। और मैं छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन आए कि जब हम कंप्यूटराइज में सबसे पहले हो, क्योंकि जो आपने कहा कि युवा उनका भला कैसे हो सकता है सहकारिता क्षेत्र में, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी कोई भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं। लोग नफरत करते हैं भ्रष्टाचार से, और जहां पारदर्शिता होगी तो वो लोग मेहनत करने तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब सारे पैक्स जो सोसाइटीज हैं वो कंप्यूटराइज हो जाएगी, हम डे एंड में आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और लगातार समृद्धि जो है वो सोसाइटीज में बढ़े, इसकी चिंता कर रहे हैं, नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अलग अलग व्यापार सोसाइटीज में होगा। जैसे अभी भी सरकारी सस्ते अनाज की दुकानें हैं, हम पेट्रोल पंप डाल सकते हैं, जेनरिक दवाइयां वहां पर बिक रही है, मॉल्स बना सकते हैं, और बड़े गोडाउन्स भी बना रहे हैं कि किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए गांव में उनको एक गोदाम की व्यवस्था रहेगी, तो सामान रखने की चिंता ना हो। अभी 725 गोदाम पिछले 2 साल में तैयार हुए हैं, उसका 187 करोड़ का बजट था और लगभग पूर्णता की ओर है। आने वाले समय में हम लगभग 200 गोदाम जो मरम्मत करना है जिसकी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब रहता है और कंप्यूटराइज होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नए जीवन और नई शक्ति के साथ, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ सोसाइटीज आगे बढ़ेगी, और सहकार से समृद्धि जो भारत देश का सपना है वो पूर्ण होगा। किसान भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि जितनी मेहनत होगी, कड़ी मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ में सहकार के माध्यम से समृद्धि ला कर रहेंगे। जो सबसे बड़ी बात आती है सहकारिता में वो है पारदर्शिता की, जिसके विषय में आपने बताया कि कहीं पर भी कोई गुंजाइश हमको नहीं छोड़ना, इसलिए कंप्यूटराइज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है टीम को, क्योंकि ये वही कड़ी है जिसमें आप सीधे गांव तक पहुंच जाते हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ आपकी योजना है? हाँ, बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और वर्तमान समय के अनुरूप है। अभी जैसा माननीय अमित शाह जी ने सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना, जी मैं वही कहना चाहता हूँ, और हम लोगों को यहाँ सरकार ने जमीन भी दे दी है और हम वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग भी निर्माण कर रहे हैं। सरकार ने उसके लिए 6 करोड़ रुपए का अनुदान भी घोषित कर दिया है, और अतिशीघ्र हम वो ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। अभी एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर काम करता है, अपेक्स बैंक की जो हमारी ब्रांच है पंडरी में, वहां पर हम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाकर उसकी ट्रेनिंग देते हैं, पर एक व्यापक स्तर पे, क्योंकि सहकारिता में अभी वो ट्रेंड नहीं आया कि युवा उस ओर आकर्षित हों। अभी पुराने लोग सोसाइटीज में हैं जो वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं, और रुझान नौजवानों का उस ओर नहीं आया है। और निश्चित रूप से जब 32 नए प्रकार के काम सोसाइटीज में शुरू होने वाले हैं और उसके साथ कंप्यूटराइज हो जाएगा और ये ट्रेनिंग सेंटर चालू हो जाएंगे, डिग्री मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब डिग्री मिलेगी तो उसका महत्व होता है पढ़ाई का। वो भारत देश एक सहकारिता के दृष्टि से बड़ा होने वाला है। एक सहकारिता बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है और बहुत जल्दी होने वाली है। तो बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, आज हम अलग अलग राज्यों में हैं, तो ये राज्यों का एक बैंक होने वाला है। मैं आपके चैनल में आज चर्चा पहली बार कर रहा हूँ, ये नया विषय है, और सहकारिता बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की पूरी योजना बन गई है। 13 सितंबर को शिमला में उसकी मीटिंग भी है, सारे अपेक्स बैंक के चेयरमैन पूरे राज्यों के वहां इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे सोसाइटी भी बन गई है, जो सारा जितना भी आपको फीडबैक है, जो चीज की आवश्यकता है, वो सारा ज्ञान और उस विषय पे मार्गदर्शन वहां से निःशुल्क मिलेगा। उसकी मेंबरशिप भी छत्तीसगढ़ ने ले ली है। बहुत अच्छा। ये हाँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सहकारिता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने अभी टैक्सी का संचालन भी उसमें, कि टैक्सियां चलाएगा सहकारिता विभाग। आप देखें ओला, उबेर, ये सब जो चल रहे हैं वो सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से भी ऐसी योजना, तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, सीधा गाँव तक। बहुत और अच्छा। हाँ, गांव से शहर आजकल आना जाना बहुत आवश्यक है। और वहां अगर गाड़ियां उपलब्ध है तो निश्चित रूप से एक रोजगार होगा, और हर घर में गाड़ी है। चलो आज यही काम करके आ जाते हैं तो उससे रोजगार खड़ा हो जाएगा। रोज चलाना जरूरी नहीं है, मेरे घर में गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन है, वो कॉल आया, मैं फ्री हूँ, कैन गो। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि एक नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं हम। नहीं, जैसा आपने बताया
जिस तरीके से 32 चीज़ें और उसमें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे सोसाइटी है तो हम उसको कुछ ही चीज़ों के लिए जान पाते हैं। यदि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएँ तो लोगों का जुड़ाव भी होगा, रोज़गार भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो केवल शहर के लिए उन्हीं कामों के लिए आना भी जरूरी नहीं रह जाएगा। और गांव का जो वातावरण होता है ना, वो आकर्षित करता है। तो हो सकता है कि शहर के लोग बोलेंगे आज गांव के मॉल में जाएंगे, बहुत अच्छा। आज भोजन करने के लिए लोग झोपड़ी में पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े जो रिसोर्ट हैं उसमें कवेलू लगे हैं और कमरे बने हैं कि गांव का आनंद लीजिए। तो पश्चिम महाराष्ट्र में आप देखिए हर गांव में मॉल है, हर गांव में सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय है। और अभी जैसे 1.5-2 महीना मुझे बने हुआ है, तो हम किसान भाइयों की भीड़ लगती थी। जब धान बेच के उनका पैसा आता था अकाउंट में, तो पैसा लेने के लिए बैंकों में लंबी कतारें होती थी, क्योंकि बड़ी राशि हस्ताक्षर 30 करोड़ के आसपास। तो अभी हम लोगों ने तय किया कि हम रुपी डेबिट कार्ड, जो हमारे करीब 18 लाख किसान भाई लोन लेते हैं और वो पैसा लेने सहकारी बैंक में ही आते हैं, उनको हम घर पहुंच रुपए डेबिट कार्ड दे रहे हैं। अच्छा। जिससे उनको बैंक आने की जरूरत नहीं। उनके गांव में, आसपास में, मोहल्ले में जो भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, HDFC बैंक हो, उसके ATM में जाएंगे और वहां से पैसा निकालेंगे। अब उनको लाइन में खड़े रहने की और बैंक आने की जरूरत नहीं। पहले उसकी लिमिट 25,000 थी, अभी हमने उसकी लिमिट 40,000 कर दी है। एक बार में 40,000 ले आएंगे। दूसरी बार माइक्रो ATM जो हमारे यहाँ सोसाइटी में है, सोसाइटी में, हाँ। सोसाइटी में है, उसकी लिमिट 10,000 थी, उसे अभी हमने 20,000 कर दिया है। तो अब हमर बैंक ऐसा लगेगा, घर से उठे सोसाइटी में गए और स्वाइप किया और 20,000 ले आए, तो ऐसा लगेगा घर की अलमारी में पैसा लगा है। ऐसे पहले पैसा निकालना ही बड़ा काम होता था। हाँ, अब ऐसा लगेगा वो हमर बैंक में, मुझे ऐसा लगता है हमर बैंक जैसा लगेगा। मोरेज घर के बैंक के घर ले निकले हो, सोसाइटी गए हो, ये स्वाइप करे हो, 20,000 लेके अपन का जैसे अलमारी खोले हो, पैसा निकाल ले हो, गैरेज में रखे रही। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि कुछ आपके जीवन के बारे में और जानें, कि जैसे आप बताए कि राजनीति में आप इस तरीके से आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? रायपुर में निगम का स्कूल नयापारा में महाराणा प्रताप स्कूल, और उसकी मजबूती देखो आप कि आज तक वैसे ही है। बिल्कुल 4 मंजिल है और कहीं से क्रैक नहीं है। ऐसे मजबूत स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए बड़े मजबूत भी हैं आप, राजनीति में भी, समाज में भी। महाराणा प्रताप स्कूल से परीक्षा हुई, फिर सेंट पॉल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार से, फिर साइंस कॉलेज से मैंने BSc की और कुसुमताई आपके विधि महाविद्यालय से LLB की। बदलते हुए रायपुर को अपनी आंखों से आपने देखा है, आज इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? 25 वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं राजनीति में भी, मतलब राज्य को बने हुए। इस 25 साल की इस यात्रा, छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर छत्तीसगढ़ में रायपुर का स्वरूप देखें, तो मैं एक व्यापारी परिवार से आता हूं, तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में चले जाएं तो रायपुर का बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। लोग बोलते हैं रायपुर में चीटिंग नहीं होती, अगर माल गया है तो पैसा आएगा, और यहाँ के व्यापारियों को भी उधारी देने में किसी को तकलीफ नहीं है। पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, हम सब जगह आते जाते हैं। तो सब बीच में आपको टोकूंगा, बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़े चैम्बर में से एक है छत्तीसगढ़ का, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हाँ, और बहुत बड़ा है और बहुत विश्वसनीय संस्था है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और दूसरी बात, रायपुर के विकास की बात करें तो रायपुर पहले पुरानी बस्ती से लेके और बहुत हुआ तो गांधी उद्यान भी बाहर हो जाता था। गांधी उद्यान, ये अपने काल की बात बता, जी अपन लोगों ने जो देखा है, आज बहुत बड़ा शहर हो गया है। एक चीज बताएंगे आप मुझे, पारा और ये जो कॉलोनी और अलग टाइप की सोसाइटी अब नए नए तरीके से बन रही है, लोग अपने में ही सीमित रहते हैं, आपने मोहल्ला कल्चर को, पारा वाले आनंद को लिया है, उस आनंद के बारे में आप हमको बताएं। अभी नागपंचमी गई, नागपंचमी में मोहल्ले में वो चौबे जी की दुकान हुआ करती थी। वो किसी से चंदा नहीं लेते थे, पिपरमेंट और उनके घर में दुकान में जो सामान है वो रखते थे, और नागपंचमी के दिन बच्चों की दौड़ कराते थे और अपने पास से वो गिफ्ट देते थे। गिफ्ट भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं, पर गिफ्ट तो गिफ्ट होता था। और स्लेट में वो नाग की फोटो बनाओ, रस्सी दौड़ करो, कबड्डी खेलो, कुर्सी दौड़ करो, ये सारी चीजें हैं। वो चौबे जी अकेले, कोई संस्था नहीं, एक व्यक्ति ही संस्था
वो सबको पता है, वो सवेरे जाके इकट्ठा हो जाते थे, आज चौबे जी नाग पंचमी मनाएंगे। तो ये मोहल्ले का आनंद है, पूरा मोहल्ला ही संस्था बन जाता, पूरा मोहल्ला ही किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए सर्वस्व होता था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये अद्भुत अद्भुत और अद्भुत कहूँगा मैं इसे। पूरी क्रिकेट की टीम बन जाती थी, दो टीम बन जाती थी, दो टीम बन जाती थी। और हाँ, इधर क्रिकेट चल रहा है तो उधर फुटबॉल भी चल रहा है, तो उधर गिल्ली डंडा चल रहा है, उधर रेमबट गोली चल रहा है। आप क्या पसंद करते थे खेल में? मैं थोड़ा क्रिकेट और बैडमिंटन। अच्छा, तो बॉलिंग करते थे कि बैट्समैन थे? बैटिंग करता था। बैटिंग करते थे। हाँ। तो मोहल्ले के बीच जो मुकाबला होता है या स्कूल टू स्कूल मुकाबला होता है उसमें शामिल रहते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शामिल होते थे। वो शनिवार और रविवार 2 दिन तो पूरा समय रहता था उसमें, और बहुत आनंद आता था। हमारे दोस्तों की एक टीम भी थी, न्यू स्टार क्रिकेट क्लब सदर बाजार में, तो उसका भी बहुत सदर बाजार से बड़ा जुड़ाव है। जब भी आपसे चर्चा करो सदर बाजार की चर्चा जरूर छिड़ती है या आप निकालते जरूर हैं। देखिए, मेरा जन्म नयापारा में हुआ। नयापारा, गोल बाजार, सदर बाजार, ये सब जुड़े हुए हैं। ये जुड़ा हुआ है जी। तो स्कूल जाने का रास्ता नयापारा से, सदर बाजार से बैरन बाजार, और वहाँ साथी लोग पढ़ते थे। तो हम 28-30 दोस्त लोग, आज भी हैं 28 दोस्त, जो उस समय साथ पढ़े नयापारा स्कूल में। और उसके पहले बाल मंदिर, ब्राह्मणपारा में बाल मंदिर होता था, डॉक्टर भागवत थे, उनके सामने एक बाल मंदिर था। तो बाल मंदिर से लेके और LLB तक की शिक्षा कुछ दोस्तों ने साथ की, एक साथ पूरा जीवन। अच्छा। और जो इधर उधर थे वो बाकी 28 दोस्त आज भी है। सदर पाटा ग्रुप नंबर 1 के नाम से हम लोग हैं। पूरा किचन कैबिनेट जिसको बोलते हैं, पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अब तो सबके नाती पोते हो गए, तो भी सब साथ है। कभी पिकनिक जाते हैं, हर संडे को मुलाकात होती है। टॉकीज कौन कौन सी गए रायपुर में आप? टॉकीज तो सभी टॉकीज, जैसे अब तो ऑनलाइन हो जाता है टिकट, पहले तो टिकट के लिए भी लाइन, बड़ा संघर्ष होता था टिकट, किसी मूवी का फर्स्ट डे शो देखना हो। अरे भाई, बड़ा मतलब वो अप्रोच वाला आदमी कहलाता था जो टिकट ले आता था। हमारे मोहल्ले में बाबूलाल टाकीज में काम करने वाले एक विमल सोनी जी रहते थे, उनको हम लोग लल्लू भैया बोलते थे। तो लल्लू भैया कैसे, पैर छू लो भैया, प्रणाम कर लो, उधर दिखे नमस्ते कर लो, नया पिक्चर आएगा तो यही टिकट दे ही। तो जब पिक्चर लगने वाला रहता था तो एक दिन शाम को, भैया मैं कल आऊंगा ना, वो टिकट दे देना, और दोस्तों के ऊपर एक बड़ा इंप्रेशन कि भैया मैं टिकट लाया हूँ। फेवरेट कौन है आपके फिल्मों में, हीरो हीरोइन? देखिए, एक्टिंग के मामले में तो दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, मुगले आजम तमाम पिक्चर आप देखे होंगे। हाँ, वो मशाल पिक्चर में उन्होंने जो एक्टिंग की है वो दिल को छू जाती है। तो दिलीप कुमार की एक्टिंग, और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन। तो और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में रेखा जो है, तो रेखा और अमिताभ बच्चन की फिल्में ज़्यादा देखे होंगे आप? हाँ। और कोई ऐसा गीत जो आपकी ज़िंदगी से आपको जोड़ देता हो? एक तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप प्रवक्ता बड़े अच्छे हैं, कोई ऐसा गीत जो वास्तव में लगता है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, जिसको सुनना बड़ा पसंद करते हैं जब खाली बैठे हों, कहीं यात्रा पे हों, वो गाना आपको जो दिल को छू जाता हो? गाना बहुत पुराना है। मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार हूँ मन मार, ओ मेरे साथी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आता हूँ मैं कि जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, धर्मांतरण। लगातार इस पर हम बात भी कर रहे हैं, डिबेट भी हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? देखिए, पूरा राजनीतिक विषय है, और वही तुष्टीकरण की बात आ जाती है। राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर घूमते रहे, और उस संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपना धर्म मनाने की छूट है, चाहे वो कोई भी हो। पर अगर किसी धर्म पर कोई अतिक्रमण कर रहा है और आप कांग्रेस पार्टी उसको सुरक्षित करना चाह रहे हैं, उसके तरफ ले रहे हैं और कह रहे हैं नहीं ये गलत हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, तो अल्पसंख्यक सही कर रहे हैं क्या? हिंदू सनातन धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर, पैसे देकर संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। मैं ये बात आज कहना चाहता हूं आपके चैनल में कि जिस देश की संस्कृति और परंपरा नष्ट हो गई वो देश खत्म हो जाता है। जिस देश का मूल खत्म हो गया वो देश रहता ही नहीं। फिर वो देश किसका? कौन है इस देश में? कुछ नहीं। तो मेरा मानना है
कि जब आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं और संविधान लेकर घूमते हैं, और कल की बात परसों की बात बताऊं, 2 नन जो केरल की है वो यहां आकर 3 बच्चियों को ले जा रही है, वो क्या भाई कोई सर्विस एजेंसी दे रही है क्या, कोई रोजगार देने वाली कंपनी है क्या? वो लोकसभा में भी उसको लेकर जो है तमाशा है, तमाशा बना रखा है भाई। ये मतलब एक दबाव की राजनीति है और ये इनका चेहरा उजागर हो गया। मैं तो कहता हूं काली राम का फट गया ढोल, बीच सड़किया खुल गई पोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अभी ये कहते थे कि नहीं नहीं हम जनेऊ पहनेंगे, नहीं हम राम मंदिर जाएंगे, पर वो राजनीतिक कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे, राम के प्रति हमारी आस्था है। और कहते थे राम सेतु काल्पनिक है और राम काल्पनिक है, ये सुप्रीम कोर्ट में बयान देते थे। वही आज धर्मनिरपेक्षता के चोले को ओढ़कर और धर्मांतरण का पक्ष लेने वाले लोग खड़े हैं। देश इन्हें पहचान लिया है। भगवा आतंकवाद को लेकर काफ़ी बात आती थी, आतंकवाद, फिर एक भगवा आतंकवाद आ गया। और जब साध्वी प्रज्ञा जो हैं बरी हो जाती हैं मालेगांव की घटना के बाद, मालेगांव घटना को लेकर जो डिसीजन आया, तो उसके बाद इस पर भी चर्चा शुरू होगी कि भगवा आतंकवाद आखिर नाम किसने दिया, और भगवा आतंकवाद होता ही नहीं। और गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू आतंकवाद से जुड़ता ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। देखिए ये राम का देश है। सीता जी का हरण हुआ, रावण ले गया, राम तो समर्थ थे ना, फिर भी चेतावनी दी कि छोड़ दो, हम आ रहे हैं छोड़ दो। उसके बाद नहीं छोड़ा, तब जाकर आक्रमण हुआ। पत्नी के लिए भी वार्निंग, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो ये सनातन धर्म ये विचारधारा का है। ये लड़ता नहीं, ये जबरदस्ती आक्रमण नहीं करता, पर बता देते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो ये हाल होने वाला है कि अब पहले तो घर में घुसकर मारते थे, पर अपने घर में अब ऊंचा उठते हैं और अपने घर से ही तुम्हारे घर में मारते हैं। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, आपसे चर्चा करके बड़ा आनंद आया। बहुत सारी बातें आपके जीवन के बारे में जानने का अवसर भी मिला, देश और राष्ट्र के बारे में जो आपका चिंतन है उसके विषय में हमें जानने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपके। जोहार।